वेलकम आप सबका इस वीडियो में भी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली मैं सोच रहा था अभी प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए डिस्कस करने, बिकॉज अकेले पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। तो सोचा कि ऐसे साथ में वीडियो बना लेते हैं, तो हाँ फ़ायदा हो जाएगा बाद में, मेरा भी आपका भी। फिर से अगर क्वेश्चन रिविजिट करने में किसी ने कभी, तो उसमें काम आएगा। तो हम शुरू करते हैं। ये एक्चुअली नीरज अरोड़ा सर का क्वेश्चन बैंक है, तो उसको मैं बस मैंने पहले तो एक बार मार्किंग की हुई है सारी, एक तरह सारे क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल। इसमें से 140 क्वेश्चन आई थिंक, इस 140 क्वेश्चन है टोटल। तो इसको अब शुरू करते हैं हम, शुरू से शुरू करते हैं। इन्होंने ऐसे क्लॉज वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है, सी ए संत न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच सी ए पंत auditor of his father's company, Messrs Max Limited, to allow him to have some practical and professional knowledge and experience in his firm before he can set up his own professional practice. CA Pant allowed him to sit in his office for 6 months and allotted a small chamber with other office infrastructure facility. In the course of his association with CA Pant's office, he used to provide tax consultancies independently to the client of the firm and also filed few IT and GST return and represented himself before various tax authorities on behalf of the firm, although no documents were signed by him. ठीक है, नो डॉक्यूमेंट फॉर साइन, ये बोल रहा है ना, मतलब कोई डॉक्यूमेंट उसने साइन नहीं किया था, चाहे उसने विजिट किया था। ठीक है, ड्यूरिंग एसोसिएशन विद सी एपन्स ऑफिस ही डिड नॉट गेट इन सैलरी, सैलरी नहीं मिली। इससे हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ सैलरी नहीं मिली तो हाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऐसे ने बोल रखा है ना कि क्लॉज 1 के अंदर की अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। ठीक है, अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन पार्टनरशिप और विद और एम्प्लॉयड विद हिम। पार्टनरशिप है तो पता है हमें कि कुछ ना कुछ उसको परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा होगा, और एम्प्लॉयड है अगर, तो एम्प्लॉयड से हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि एम्प्लॉयड है तो सैलरी तो मिल रही होगी। तो यहाँ पे लिखा है सैलरी नहीं मिल रही, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता अगर पार्टनरशिप में होता, और कमीशन भी तभी मिलती पार्टनरशिप वगैरह में होता अगर, बट ओनली रीइंबर्समेंट ऑफ यूजर एक्सपेंसेस मिलते थे उसको। ठीक है, तो was made by him. After the end of the agreed period, he was given a lump sum amount of 3 lakhs by CA Papant for association. ठीक है, तो मैं देख के पता चल गया कि भाई सैलरी भी नहीं थी, पार्टनर भी नहीं था उसका, तो गिल्टी तो है। तो यहाँ पे बस हमें एक तरह से लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो ध्यान रखना है। दिस क्लॉज इंश्योर्स दैट द वर्क ऑफ द अकाउंटेंट विल बी कैरिड आउट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु मे बी हिज पार्टनर और द एम्प्लॉई एंड वुड वर्क अंडर हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन। देखो बात ये है इसकी, मतलब इसका लॉजिक ही यही है कि सैलरी या प्रॉफिट उसको देने का लॉजिक यही है कि उसको एक तरह से अपने कंट्रोल और सुपरविजन में रख पाएगा अगर वो उसको कुछ पे करता रहेगा। नहीं तो वो जिन नीचे उसके काम करेंगे वो एक तरह से डिलीजेंटली काम ही नहीं करेंगे, तो सीए का नाम खराब कर देंगे। इसलिए है कि मेन पर्पस वर्क अंडर हिज कंट्रोल एंड सुपरविजन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखिए इन प्रेजेंट केस सी ए पंत अलाउड सी ए संत टू सिट इन ऑफिस फॉर 6 months एंड अलाउड हिम टू प्रोवाइड टैक्स कंसल्टेंसी इंडिपेंडेंटली टू फर्म क्लाइंट। ये सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेपी है, यहाँ तक सब चेपा है। सी ए अंदर ओनली रीइंबर्स भी क्वेश्चन की है, हाउएवर आफ्टर द एंड ही वाज गिवन 3 लाख। सब क्वेश्चन की लाइन चेपनी, हमें भी ऐसे ही करना है। पहले क्लॉज का डिटेल लिखनी है, फिर हमें लिखना है उसके बारे में एक आधी लाइन लिख देनी है कि लॉजिक, एक तरह लॉजिक अगर बन रहा है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में क्या है, ये पंत विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रेशर, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ GOPM गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज पर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ऐसे लिखना है इसको, क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द CA एक्ट 1949 as he allowed CA Sun to practice in his firm's name and CA Sun is neither in partnership nor in employment with CA Pan। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म पहला। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर सी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अलाउड हिज ब्रदर इन लॉ मिस्टर पी हु इज़ नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, टू प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ CA। मतलब एक तरह से प्रैक्टिस अलाउ की उसने ब्रदर इन लॉ को, जो पी है मिस्टर पी, एक तरह से इसको ना डायग्राम का टाइप बना लेंगे, छोड़ो। हाँ, प्रैक्टिस अलाउड इज ब्रदर इन लॉ पी टू, मतलब एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उसको अलाउ किया, उसका रिश्तेदार है दूसरा, उसने अलाउ किया मिस्टर टी जो एम्प्लॉई है। ठीक है, तो एक तरह से ना, हाँ इसमें एक एजम्पशन टाइप है, तो आंसर रीड करते हैं, पता चल जाएगा आंसर में आपको। क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। हाँ, सी इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाई हिम। ठीक है, ये हमने ऊपर ही जो पढ़ा था वही सेम लैंग्वेज लिखनी है, वही चेप दी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन के बारे में लिखा, इन द गिवन सिचुएशन मिस्टर सी who is in practice allowed a non-CA his brother-in-law to practice in the name, इसको ऐसे मार्क भी कर लेते हैं, CA in practice allowed non-CA his brother-in-law to practice in the name of CAC। ठीक है, who is not incorrect, मतलब एक तरह से ये सही नहीं है in view of clause 1 of part 1 of first schedule। ठीक है, however he can allow मिस्टर टी who's employer in his firm to practice in his name। तो हाँ, यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि हाँ मिस्टर टी है जो,
तो ये कहीं पे लिखा तो है नहीं कि सी इन प्रैक्टिस है, तो ये सही कैसे है? तो एक तरह से मैंने मतलब पूछा भी है, जैसे टीचर्स वाले ने एक दो बताया भी है, जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे तब तक हमें ये नेगेटिव अजम्पशन नहीं लेनी, पॉजिटिव ही सोचना है कि मिस्टर टी एक सी इन प्रैक्टिस ही होगा, इसलिए हमें पॉजिटिव आंसर देना है। तो आंसर क्या है? सी विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बिकॉज ही अलाउड मिस्टर पी। यहाँ पे मिस्टर टी के बारे में मत लिख देना, टी ने सही किया है उसको, टी को एम्प्लॉय रख के। ही इज़ नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रैक्टिस इन हिज नेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर क्लॉज वन डैश 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 खत्म। अब चलते हैं क्लॉज टू पे। हाँ, ये मैंने एक्चुअली ना देने का यहाँ लिखा है, ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पे, सॉरी ऊपर लिखा था मैंने, एक सेकंड यार अंडू हो जा। हाँ, ऊपर मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ऊपर नहीं लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे था कि किसी और को अपने नाम पे प्रैक्टिस नहीं करने देने का। इसका शॉर्ट फॉर्म ये याद करने की, क्लॉज वन की। क्लॉज टू की शॉर्ट फॉर्म क्या याद करने की? ना देने का। ठीक है, इसका पूरा एक तरह से फ्लो भी याद करने का, अगर वो किसी को चाहिए तो मैं मतलब उसकी भी वीडियो बना दूंगा, मतलब एक्सेल मैंने बना रखी है, उसके थ्रू वीडियो बना दूंगा। मतलब एक तरह से सी एस संध्या सर की हेल्प से बनाई थी, मतलब उन्होंने वीडियो डाल रखी थी, तो काफ़ी पुरानी वीडियो थी उनकी, तो उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे याद हो गए क्लॉज सारे। मिस्टर रवि ने practicing chartered accountant gave 50% of audit fees received by him to a non-chartered accountant. ठीक है, under the nomenclature of office allowance and such an arrangement continued for a number of years. मतलब काफ़ी साल तक ही चलता रहा कि 50% ऑडिट फीस का देता रहा, किसको? नॉन सी ए को। दिक्कत तो ये आएगी ना, नॉन सी ए को दे दिया भाई, नॉन सी ए क्यों क्यों दे दिया? फिर यहाँ पे क्योंकि अलाउड ही सिर्फ इन जन को अलाउड है देना, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हो, प्लस पार्टनर हो, प्लस रिटायर्ड पार्टनर हो, ठीक है, प्लस लीगल रेप ऑफ डिसीज पार्टनर हो अगर, प्लस अगर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, इन 1 2 3 4 5 6, अगर इन 6 में से किसी को शेयर किया तो कर सकते हैं, तो सब अलाउड है, पे और अलाउ करना अलाउड है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी देख लो, एज पर क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द सी एक्ट 1949। सी आई पी, इसको मैं सी आई पी बोलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सी आई पी इज डीम टू बी जी ओ पी एम इफ ही पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट पार्टनर। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब सी ए होना चाहिए वो, ठीक है, पार्टनर हो गया उसका, ठीक है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट सी ए, ठीक है, फिर उसका पार्टनर, फिर रिटायर्ड पार्टनर, फिर लीगल रैप ऑफ डिसीज पार्टनर, फिर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। इसमें कौन कौन? सी ए, सी एस, सी एम ए, आर्किटेक्चर वाले, इंजीनियरिंग वाले आ जाते हैं इसमें, ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर है विद सच पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसमें भी सब वैसे ही है, मतलब एक बारी बुक में से देख लो, कोई इसका वो ज़्यादा रेलिवेंस भी नहीं है, देख लेना क्लॉज बुक में दिए आई से ने, फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, in the present case, Mr. Avin, practicing CA, gave 50% of audit fees received by him to a non-CA, Mr. Lucky, under the nomenclature of office allowance, and such an arrangement continued for a number of years. ठीक है, it is not a nomenclature to a transaction that is material, but it is the substance of the transaction which has to be looked into. ठीक है, मतलब कह रहे इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि नाम के दे रहे हो तुम, जो पेमेंट कर रहे हो उससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुम सब्सटेंस के उसको, मतलब सब्सटेंस के एक तरह से, मतलब किसको दे रहे हो, मतलब किस बंदे को दे रहे हो। मिस्टर अविन विल बी हेल्ड GOPM अंडर क्लॉज टू पार्ट 1 टू द शेड्यूल CA एक्ट 1949। ठीक है, क्योंकि उसने गड़बड़ की है नॉन सी ए को पे करके। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। CA रवि प्रैक्टिसिंग CA वाज प्रोप्राइटरी ऑफ मेसर्स रवि एंड एसोसिएट। CA रवि डाइड ऑन दिस डेट। ठीक है, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ओनली फैमिली मेंबर लेफ्ट वाज CA रवि, उसकी वाइफ थी जो, ऑन 30 सितंबर 30, देखो डेट का रेलिवेंस है इसमें, डेट मार्क कर लो, 30 सितंबर 2023 एंड 15 सितंबर 2022 रूही सोल्ड द प्रैक्टिस ऑफ हर हस्बैंड टू CA बलवान फॉर 25 लाख। उसने देखो सोल्ड कब किया है, हमें डेट याद होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर इस क्लॉज के अंदर लिखा है आपको पार्टनरशिप सेल करनी है तो कर दो। 15 सितंबर से 15 सितंबर तक, मतलब एक तरह से 14 सितंबर 2023 तक थे 1 साल, उसने डेट सेल किया, तो यहाँ पे देख लेना, पता ही है हमें कि नहीं कर सकती वो, गिल्टी है, अलाउड ही नहीं है, मतलब गिल्टी नहीं है यहाँ पे, मतलब एक तरह से अलाउड नहीं है वो, बिकॉज ये तो मर चुका है वो। ठीक है, गिव योर कमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ लिया, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत, क्वेश्चन को आइडिया लग गया तो आंसर लिखो फटाफट। वेदर ही कैन सेल द प्रैक्टिस, यहाँ पे लिख दो नो। नो इन द सेंस, पहले हमें रेफरेंस देंगे क्लॉज का, विद रेफरेंस टू क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल सी एक्ट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ ICAI हैज़ रिजॉल्व दैट। ये मैम एक तरह से जरूरी है, काउंसिल ऑफ ICAI हैज़ रिजॉल्व दैट, ऐसे लिखना सही है। सेल ट्रांसफर गुडविल शैल बी परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेज where death of proprietor occurred on or after 1938 provided such sale is completed in all aspects within a year of the death of proprietor, and name of the firm would be kept in abeyance till 1 year from the date of death. ठीक है, it is being resolved that legal hire of deceased member has to obtain the permission of the council within a year of death of the proprietor concerned। ये लेनी पड़नी थी उसको परमिशन, बस ली नहीं उसने, लीगल रेप को लिखा है ना, लीगल हायर को
परमिशन लेनी है, नहीं ली उन्होंने. इट फर्दर लेज डाउन दैट द सेल इज परमिटेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस लाइक सच अ सेल इज कंप्लीटेड और इफेक्टेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, completed or effected in all material respects, and the institute permissions to practice in deceased proprietor's firm name is sought within a year of the death of the proprietor. ठीक है. इन द प्रेजेंट केस मिसेज रूही जो विडो है उसने क्या है सोल प्रैक्टिस की लॉन्ग विद यूज ऑफ फर्म नेम आफ्टर 1 ईयर. पॉइंट ये है कि उसने आफ्टर 1 ईयर किया जो कि गलत है. आफ्टर 1 ईयर अलाउड ही नहीं करना. ये क्यों आ रहा है बीच में. हाँ, आफ्टर 1 ईयर जो किया हो उसने वो लेट किया, उसने उसको साल के अंदर ही करना था. दिस सेल इज इन इफेक्ट द सेल ऑफ गुडविल. ठीक है. देयरफॉर मिस रूही कैन नॉट सेल द प्रैक्टिस. दूसरा क्वेश्चन क्या था. दूसरा क्वेश्चन था कैन सी ए बलवान कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एज प्रोप्राइटर इन द नेम ऑफ मास्टर रवि एंड एसोसिएट्स. नहीं कर सकता भाई वो, क्योंकि सेल करने की अलाउड ही नहीं थी. सी ए बलवान कैन नॉट प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ मास्टर्स रवि एंड एसोसिएट्स एज द प्रोप्राइटर बिकॉज द नेम ऑफ द फर्म मास्टर्स रवि एंड एसोसिएट्स वुड बी केप्ट इन एबेयंस ओनली अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर. उसके बाद तो उन्होंने एक तो समझ लो ऐसा है कि गूगल तुम्हें एक तरह से 1 मंथ की फैसिलिटी देता है कि अगर तुमने गूगल अकाउंट अपना डिलीट कर दिया ना तो आप उसको रिकवर कर सकते हो 1 मंथ के अंदर अंदर. ऐसे ICAI ने दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर आपको रिकवर करना है, आप यूज़ करना है, मतलब आगे एक तरह से ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हो. 1 साल बीत गया तो हमने समझ लो नाम डिलीट कर दिया, अब नहीं आप कर सकते कुछ, अब आपका नाम खत्म हो गया. ठीक है. फिर हो गया 4th क्वेश्चन. अब फिर से चलते हैं. सी ए वसुड started practice from 15 August 2023 on 16 August. One female candidate approached him. पिघल गया बेचारा यहाँ पे, अभी देखना पिघल जाएगा. In addition to monthly stipend, CA Vasu also offered 2% of his profits of his CA firm. भाई तुमने देख ही लिया कि ना देने का, देने वाला तो यही है ना, देने वाला पॉइंट चल रहा है ना. ये पहले हमने देखा ये क्लॉज 2 चल रहा है ना. हाँ, ना देने का, देने वाला पॉइंट ही चल रहा है. देने वाले पॉइंट में पॉइंट तो यही है हमारा कि उसने एक तरह से नॉन CA को, मतलब एक तरह से नॉन CA को शेयर कर दिया, मतलब जो स्पेसिफाइड पर्सनल्स उनको उसके शेयर कर दिया. मेंबर को शेयर करना था, पार्टनर कर सकते, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रेप, मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी और अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज नी प्रेस्क्राइब्ड. इनको ही कर सकते थे, बट उसने क्या किया, अपने आर्टिकल को शेयर कर दिया. भाई पागल है. पर ये सब भी सेम लैंग्वेज लिखी है. पेज और एग्रीज टू पे पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट्स ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर लीगल रेप, मेंबर पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर लीगल रेप, मेंबर पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर लीगल रेप, MPRL. फिर उसके बाद मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और एनी अदर सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज नई प्रेस्क्राइब. ये तो याद हो जाएगा यार, ये प्रोफेशनल एथिक्स बार बार पढ़ोगे ना, ये दोनों पॉइंट कभी भूलेंगे ही नहीं. मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज नई प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ रेंटिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया. ठीक है. मुझे लग रहा है पता नहीं इस पे पॉइंट अभी तक मुझे दिखा नहीं को घूमता हुआ इन और आउटसाइड इंडिया पे. अगर इससे पॉइंट को घूम गया तो मतलब याद रखना इन और आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं, इन सबको अलाउड है, बाकी किसी को किया तो नहीं अलाउड. Based on above stated, the objections of the institute are correct, and reply of CA was stating that he is paying 2% of profits of his firm over and above the stipend to help the article. गलत है भाई, ऐसे कर ही नहीं सकते. As the financial provision added है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी. देखो CA versus is GOPM in terms of clause 2 part 1 first schedule. GOPM फिर से बता दूँ, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ guilty of professional misconduct. ये मेरी खुद की शॉर्ट फॉर्म है बिकॉज प्रोफेशनल एथिक्स मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है. बस ठीक है, मतलब मज़ा आ गया सेल्फ स्टडी करके ना, कॉन्फिडेंस ही लग जाता है. क्लॉज 3 में पता नहीं यहाँ पे कहाँ क्यों मिट गए, यहाँ पे आना चाहिए था ना, ऊपर था ना देने का, यहाँ पे आना ना लेने का. ठीक है, ना लेने, क्योंकि लेने वाला पॉइंट की बात हो रही है. इसमें क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग CA मिस्टर वाई चैरिड पे, मतलब एक तरह से प्रैक्टिसिंग CA मिस्टर वाई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. ठीक है. हमें ऐसे यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए भाई ये बात करने वाले हैं फीस शेयरिंग या फीस लेने वाले की. तो ठीक है, इससे आइडिया लग गया कि एडवोकेट और CA का नाम आ गया. Representing matters in the court of law, X and Y decided to help each other in matters involving their professional expertise. Accordingly, Mr. X recommends Mr. Y in all litigation matters in the court of law, and Y consult X in all matters relating to finance and other related matters which come to him in arguing various cases. Consequently, they started sharing profits. ठीक है, खत्म. Is Mr. liable for बताओ. एडवोकेट तो भाई उसमें कवर हो जाता है ना, मेंबर्स ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी है, इसमें कवर हो जाएगा. इन दोनों में से किसी में कवर हो जाएगा, मुझे एक्चुअली नहीं याद, बट हाँ इसमें कवर्ड है एडवोकेट. हम देख लेंगे नीचे, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी लिस्ट, ये 3 क्लॉज के लिए सेम ही रहती है ऑलमोस्ट. सिर्फ एक में शायद इंजीनियरिंग वाला ऐड होता है. ये जो लिस्ट है 3 क्लॉज के लिए सेम ही है. किस किस क्लॉज के लिए, 2, 3, 4 के लिए. 2 क्या कहता है, ना देने का. 3 बात करता है लेने का. फिर ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने. हाँ, पार्टनरशिप की बात करता है क्लॉज 4. पार्टनरशिप विद इन सब के साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हो. ये जो है ना नीचे वाले, इनके साथ कर सकते हो. ये तो ऊपर वाले, ये 2 और 3 के लिए सेम है, मतलब है सारे सेम ही है, बस 4 वाले में ही ऊपर वाले हट जाएंगे, 2 रह जाएंगे नीचे वाले. ठीक है, इनके साथ पार्टनरशिप एंटर कर सकते हो.
तो इसमें आंसर देखते हैं। क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द CA एक्ट 1949, CA इन द प्रैक्टिस विल बी GOPM if he pays or allows or agrees to pay or allow directly or indirectly any share, commission, brokerage in the fees or profits of his profession business to any person other than these जो हमने पढ़े थे ऊपर 6, ठीक है, बार बार पढ़ लिया, फिर से पढ़ लो सकते हो, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ रेंडिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एज पर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA एक्ट 1949। अभी देखो इन्होंने क्या किया, क्लॉज 2 की बात इसलिए की है बिकॉज क्लॉज 2 में बात की थी ना देने वाली बात की है, देने मतलब CA एडवोकेट को दे सकता है कि नहीं, इसमें ये क्लॉज 2 की बात होगी। अब लेने की बात हो रही है बिकॉज उसने लिखा है कि दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं, जो काम CA उसको लेके देता है उसके लिए एडवोकेट उसको पे करता है, जो काम एडवोकेट उसको लेके देता है उसके लिए CA पे करता है, तो ना देने का ना लेने का, दोनों ही बात होगी। हैंक यू हो गया, मुझे पॉज करनी पड़ेगी वीडियो, सॉरी मैं भूल गया हम कहाँ पे थे। हाँ यहाँ पे थे हम, क्लॉज 2 भी आएगा इसमें और क्लॉज 3 भी आएगा बिकॉज लेने की बात हुई है, ठीक है। पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA एक्ट 1949 CAIP GOPM if he accepts or agrees to accept any part of profits of professional work of person who is not a member of the institute, however, ठीक है, however such a restriction does not apply in respect of members of any other professional body, ये हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। और विद क्या है, विद सच द पर्सन हैविंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, इसको ऐसे बोलो, हैविंग सच पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये हमने ऊपर याद किया था, मेंबर्स ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडीज और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 2 and 3 रेगुलेशन 53, हाँ ये भी याद हो जाएगी, बार बार पढ़ोगे ये भी याद हो जाएगी, रेगुलेशन 53 ये 2-3 और रेगुलेशन है जो याद करने वाली हैं एथिक्स के अंदर। ये अभी हम क्वेश्चन बैंक, आई होप कि मैं सारा क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर पाऊँ वीडियोज़ के अंदर, तो हाँ ये हो जाएगा कवर हमारा। रेगुलेशन 53 बात करती है अलाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद एन एडवोकेट, ठीक है, मैंने बताया था ना करती है, तो उसके अंदर ही लिखा है Mr. X will not be deemed to be GOPM as clause 2 and 3 permits a CA in practice for profit sharing with members of any other professional bodies or with such other person having prescribed qualification, and advocates are prescribed under रेगुलेशन 53A, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन डन, आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फटाफट खत्म करते हैं। CAP is newly qualified CNIP and in order to increase his professional practice and client base, he entered into an agreement with Mr. A, qualified and experienced registered valuer, ठीक है, मार्क करने वाली चीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यू, इसके साथ उसने शेयर किया टू शेयर 20% प्रोफेशनल फीस फॉर ऑल केसेस ऑफ वैल्यूएशन रेफर्ड टू हिम बाय CAP। बेस्ड ऑन दिस CAP received 120,000 ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 फ्रॉम मिस्टर ए। CAP ने रिसीव किए मिस्टर ए से रिसीव किए उसने कितने पैसे, 1,20,000 रुपये फीस किया। इन CAP गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब रिसीव किया मतलब क्लॉज 3 में आ जाओ, ऊपर था क्लॉज 2 ना देने का ना लेने का, देने का था, यहाँ लेने की बात हो रही है, लेने का बात हो रही है, तो क्लॉज 3 में घुस जाओ। क्लॉज 3 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA एक्ट 1949 CAIP deemed to be GOPM if accepts or agrees to accept any part of profits of professional work of a person who is not a member of the institute, however such a restriction does not apply in respect of member of any other professional bodies or with such other person having such qualification as may be prescribed। रेगुलेशन 53 की बात की उन्होंने नीचे, ठीक है, रेगुलेशन 53 की बात की उन्होंने, प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन विद होम प्रॉफिट्स कैन बी शेयर्ड। In this case, CAPA practice chartered accountant entered into an agreement with a qualified and experienced registered valuer to 20% शेयर उसने करने की बात की है और फॉर आउट किसी वैल्यूएशन। बेस्ड ऑन दिस CAPA रिसीव 1,20,000, तो एक तरह से गिल्टी है बिकॉज जो इस रेगुलेशन 53 के अंदर लिस्ट दी हुई है ना, उसके अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर डज नॉट काउंट इन, जैसे मैं बताया था ना सर, CA CS CMA आर्किटेक्चर वाले और इंजीनियरिंग वाले और लॉ वाले और 1-2 और कोर्स वाले हैं, वो सब कवर होते हैं, ये सब कवर नहीं होते, रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं कवर होता। रजिस्टर्ड वैल्यूअर का और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन का पॉइंट आगे आएगा, वो आएगा क्लॉज 11 में, जहाँ बात होती है कि अदर बिजनेस में एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता CA, वहाँ पे बात होएगी, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं CA, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ साथ एक और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है, ठीक है। और भी हैं, मतलब 6 से 8-10 पॉइंट और भी हैं जो CA कर सकता है प्रैक्टिस के साथ साथ भी, तो ये 2 पॉइंट उनमें से मेन है जो बाद में एडिशन हुई थी, तो इसके ऊपर आते क्वेश्चन। तो यहाँ पे बट यहाँ पे रेगुलेशन 53A के अंदर ये कवर नहीं है, मतलब इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, इससे मतलब कुछ रिसीव भी नहीं कर सकता ना इसको पे कर सकता, ठीक है। we will deemed guilty of GOPM by virtue of clause 3 part 1 first schedule if he accepts professional fees from a person who is not a member of ICA. Further, registered valuer are not recognized for profit sharing purpose and regulation 53A and 53B, ठीक है। 53B पता नहीं क्यों उन्होंने लिखा है, ये मैंने भी नहीं पढ़ी, 53A है तो 53A मेंशन करो बस, हमें थोड़ी इतना पता है भाई। फिर आ गया हम क्लॉज 4 मतलब पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने का। कमेंट विद रेफरेंस टू दिस मिस्टर P CAIP एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप की बात हुई तो 32 जग जानी चाहिए भाई, 32 जग जाइए से क्लॉज 4 में घुस जाओ,
ठीक है. मिस्टर एल एन एडवोकेट फॉर शेयरिंग ऑफ फीस फॉर वर्क सेंड बाय अनदर वन टू अनदर. हाउएवर ड्यू टू सम डिस्प्यूट द पार्टनरशिप वर डिसॉल्व्ड आफ्टर 1 month विदाउट एनी फीस हैविंग बीन रिसीव्ड. ठीक है. तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? पार्टनरशिप में तो गिल्टी तो है ही है. सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी. हाँ, CIP ने पार्टनरशिप एंटर की एडवोकेट के साथ. सही किया ना भाई उसने. हाउ ड्यू टू सम डिस्प्यूट पार्टनरशिप वर डिसॉल्व्ड आफ्टर 1 month. हाँ, तो इसको देखते हैं इन्होंने आंसर कैसे दिया है. बट एडवोकेट के साथ कर सकते हैं. गिल्टी नहीं होना चाहिए. ये लिखा ना, बट नॉट बी गिल्टी. बस आंसर देख लिया ना. क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्लॉज 4 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है ये. इफ़ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन अदर देन CIP मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी हैविंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस और एनी पर्सन हु बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रॉड would be entitled to register as a member who or a person who qualification are recognized by the central government or council for the purpose of permitting such partnership. ठीक है. थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है ऊपर वाले 2 क्लॉज के साथ इसकी, ये वाली लाइन की. बट ठीक है, इतना फ़र्क नहीं है. अगर वो याद है तो ये भी लिख सकते आराम से हम. यूनिवर्सल. ठीक है. ये हो गया हमारा एक तरह से 4 पॉइंट है. याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. ब्लू क्यों होगा, ग्रीन करो इसको. हाँ. हाउ रेगुलेशन 53 भी अच्छा ये बात करता है कि 53 भी इन्होंने दे रखी है उसके अंदर, मतलब क्लॉज 4 के अंदर दे सकते हैं. क्लॉज 3 के लिए रेगुलेशन 53A है शायद. ठीक है. ये ICA मटेरियल्स देखो, उसमें पर्टिकुलरली ICA ने देखा है रेगुलेशन कौन कौन सी है, अगर मेंशन करनी है. बाकी मेरे हिसाब से इतनी रेगुलेशन तो मैं भी नहीं याद कर पाऊँगा, ना ही आप आप कर सकते तो करो भाई. ऐसा हर कोई सेम नहीं होता. बट हाँ, मैं तो मेनली इसे 53 याद रखनी है. और एक 28 है शायद. ऐसे 3-4 और हैं जो अभी आगे आ जाएंगी, देख लेंगे. ठीक है. ही वुड बी नॉट बी गिल्टी because clause 4 permits the CA in practice for entering into partnership with members of any other professional bodies or with such other person having prescribed qualifications and members of Bar Council of India and person having bachelor of law are prescribed by that. ठीक है. अब चलते हैं क्लॉज 6 के क्वेश्चन पे. CA इंटेलिजेंट CA इन प्रैक्टिस प्रोवाइड्स पार्ट टाइम ट्यूटरशिप. पार्ट टाइम ट्यूटरशिप मतलब अब आपको बच्चे जग जाने चाहिए. क्लॉज 6 के बात करते हैं. पहला हो गया ना देने, पहला हो गया प्रैक्टिस, किसी और को प्रैक्टिस अपने नाम पे नहीं करने देने का, दूसरों का ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का. गलत तरीके से काम सिक्योर करने का क्लॉज 5 होता है. क्लॉज 5 पे क्वेश्चन नहीं है तो वो मिस हो गया. मिस क्या मतलब, हाँ नहीं है इसमें, आगे आएगा पर उसको क्वेश्चन मैंने देखे थे, आगे हैं क्वेश्चन. तो क्लॉज 6 पे आगे. क्लॉज 6 तो ऐसे याद है, सॉलिसिट. 6 मतलब 6 से सॉलिसिट वाला. ठीक है. पार्ट टाइम ट्यूटरशिप करता है. और फिर क्या करता है, ही वॉज अवॉर्डेड बेस्ट फैकल्टी ऑफ द ईयर. ठीक है. उसने क्या किया फिर उसके बाद, हाँ उसने गलती क्या की. लेट ऑन CA इंटेलिजेंट पोस्टेड हिज फ्रेम्ड फोटोग्राफ ऑन हिज वेबसाइट. जहाँ मतलब एक तरह से जो उसने प्राइस जो से लिया वो वाली फ़ोटो डाल दी वेबसाइट पे. तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज 6 जो बात करता है पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल वाला, CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication or interview by any other means. ठीक है. तो गिल्टी एज पर गाइडलाइंस ऑफ ICI लेट डाउन इन क्लॉज 6 ऑफ part 1 of a schedule CA Act. CA can create its own website using any format subject to the guidelines. वेबसाइट बनाओ, कुछ भी करो, बट अपने उसके अंदर दायरे के अंदर करो. एज पर गाइडलाइंस member is not permitted to display any photograph on their website other than the passport size photo. सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे सकता है और कोई फोटोग्राफ नहीं दे सकता. मेंबर्स अपनी वेबसाइट पे डाल सकते, अपने आप मतलब अपनी वेबसाइट पे भी सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटो. हैंस ये इंटेलिजेंट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर सेट क्लॉज. ठीक है. तो यहाँ पे क्लॉज नंबर यहाँ पे एग्जैक्ट पूछती है इसे, तो ये याद करने पड़ेंगे. क्लॉज 6 के अंदर याद हो, ए होगा इसका आंसर, बिल्कुल ए आंसर. अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के लिए. कमेंट विद रेफरेंस टू CA Act 1949 एंड शेड्यूल देयर टू. Mr. Brilliant, a CA in practice, created his own website in attractive format and highlighted the contents in blue color. He also circulated the information contained in the website through email to acknowledge public at large about his expertise. However, due to shortage of time, he could not intimate his website to address to the institute. भाई ये तो फालतू की बात लिखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें पता नहीं क्यों अंडरलाइन की मैंने. बात मेन ये है कि वेबसाइट लगाई उसने अट्रैक्टिव फॉर्मेट में, हाईलाइट किया कंटेंट को, जो कि बिल्कुल ही गलत है वेबसाइट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. क्लॉज 6 और 7 काफ़ी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट की बात करता है. 7 और 6 बात करता है सॉलिसिटेशन की बात करता है. उसने क्या किया, सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन कर दी वेबसाइट थ्रू ईमेल टू एक्नॉलेज पब्लिक एट लार्ज. भाई सब तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल कर दिया. अपनी क्या करने के लिए, अबाउट हिज एक्सपर्टीज़, ये हाईलाइट करने के लिए. तो गलती कर दी उसने बहुत बड़ी. ठीक है. अब क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल तो CA Act 1949 CAIP GOPM if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular advertisement, person communication or interview or by any other means. ठीक है. Guidelines issued by ICA under clause 6 part 1 first schedule to CA Act 1949 for development of websites by CA in practice does not prescribe any standard format or restriction on use of colors. कोई फॉर्मेट नहीं प्रेस्क्राइब कि कौन सा कलर या कुछ फॉर्मेट यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं.
हाउएवर ये पॉइंट है, हाउएवर इट इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट नन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट द वेबसाइट बी सर्कुलेटेड ऑन देयर ओन और थ्रू ईमेल और बाय एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑन अ स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। बात तो ये है कि स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे तुम करो तो सब ठीक है, बट अगर पुश मोड पे वेबसाइट है तुम्हारी, अगर ऐसा है कि सामने से चमका चमका के दिखा रहे हो, वो गलत है। पुल मोड पे होनी चाहिए वेबसाइट हमारी, ठीक है। फर्दर मेंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द वेबसाइट एड्रेस टू इंस्टीट्यूट, ये तो फिर फालतू की बात की, मैंने बोला ही था। मेंबर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द वेबसाइट गाइडलाइंस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। इन दिस गिवन केस मिस्टर ब्रिलियंट हैज सर्कुलेटेड द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द वेबसाइट थ्रू ईमेल टू पब्लिक एट लार्ज। Mr. Brilliant is guilty of professional misconduct under Clause 6, Part 1 for Schedule to C Act 1949 for circulation of information through email. However, there is no such misconduct for not intimating website address. इसके लिखा है गिल्टी किसके लिए है वो, फॉर सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल, इसके लिए तो गिल्टी है, बट उसके लिए नहीं गिल्टी, दूसरे पॉइंट के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ आगे क्वेश्चन करे कि नहीं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो कोई नहीं, कर लेते 15 तक तो करते हैं। चलो, स्पेशल नोटिस हैज़ बीन इशूड फॉर अ रेजोल्यूशन एट थर्ड एजीएम ऑफ फिडल लिमिटेड प्रोवाइडिंग expressly that CA shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CA Smart submitted representation relating to the company as provided under section 144(2)(3) of Companies Act 2013. In the representation, CA Smart incorporated his independent working as a professional throughout the term of his office and also indicated his willingness to continue as an auditor if reappointed. Advise on कुछ गलत नहीं किया, सब सही लग रहा है। नॉट गिल्टी होना चाहिए, आंसर देखते हैं पहले। नॉट गिल्टी है ना, बस ठीक है, अब आंसर पढ़ते हैं। As per Clause 6, Part 1 for Schedule to C Act 1949, CAIP GOPM, if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication, interview or by any other means, ठीक है। फर्दर सेक्शन 144(3) क्या कहता है, प्रोवाइड द राइट टू द रिटायरिंग ऑडिटर टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन in the writing to the company. The retiring auditor has the right for representation to be circulated among the members of the company and to be read out at the meeting. उसके पास राइट दे रखा है, ठीक है। however the consent of the क्या कह रहे हैं, however the consent of the letter should be set out in a dignified manner how he has been acting independently and conscientiously पता नहीं क्या है इतना बड़ा वर्ड, through the term of his office and may in addition indicate if so chooses his willingness to continue as auditor if reappointed by the shareholders. इसका मतलब तो यही था कि मतलब इसका मतलब तो पता है, पर मुझे थोड़ा वर्ड भारी है, तो कॉन्शियसली मतलब हाँ उसने अपने दिमाग के साथ ही उसको एक तरह से एक्ट किया, उसने सारा कुछ, कोई फालतू उसने हरकत नहीं की है, मेरे को अपने कॉन्शियस के साथ काम किया है, ठीक है। दस द इनकॉर्पोरेशन एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मेड बाय CA while submitting रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिकेशन ऑफ विलिंगनेस टू कंटिन्यू ऑडिटर डज नॉट लीड टू सॉलिसिटेशन। बिल्कुल सही है, इसमें कोई सॉलिसिटेशन तो है ही नहीं, ना उसने कुछ बोला है ऐसा एडवर्टाइजमेंट की, मतलब एक तरह से अपने आप को प्रोक्लेम भी नहीं किया उसने कोई कि मैं ये था, अच्छा काम किया मैंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं किया। therefore he will not be guilty of professional misconduct, ठीक है, खत्म। Messrs. Elman, a firm of chartered accountants, responded to a tender from a state government for computerization of land records. For this purpose, the firm also paid 50,000 as earnest deposit as part of the terms of the tender. अब इसमें देखते हैं इन्होंने आंसर कैसे दिया, बिकॉज जब टेंडर आता है ना, टेंडर पे अगर रिस्पॉन्ड आप करते हो तभी कर सकते हो, अगर वो किसी एक तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ CS के लिए है वो टेंडर स्पेसिफाइड तो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, प्लस उसमें फीस स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि हाँ फीस इतनी है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं तो CA तो फिर भाई 10-10 रुपये के लिए रिटर्न भर दे, 100 रुपये के लिए भर दे, CS का क्या है, 10 तो चलो ज़्यादा कम हो गया, पर 100 रुपये के लिए भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, CA तो करते हैं कहीं। फिर देखते हैं Clause 6 Part 1 for schedule allows solicitation of client or professional work through responding to tenders. इसमें मैंने लिखा है, इन्होंने स्पेशली लिखा है, ये देखो लैंग्वेज मतलब कितनी अच्छी है, allows solicitation लिखा है, solicitation allowed है यहाँ पे, वैसे लिखा है ऊपर अलाउड सोलिसिट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे लिखे सोलिसिट कर सकते हो टेंडर्स के थ्रू। फर्दर गाइडलाइंस आर बीइंग इशूड बाय काउंसिल अलाउंग देयर इन अ मेंबर टू रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स वेयर इन मिनिमम फीस ऑफ असाइनमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड, जो हमने देखा ही था अभी, इन द टेंडर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और वेयर द एरियाज आर ओपन टू अदर प्रोफेशनल अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ठीक है, और वेरे ठीक है। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव एरिया मेंबर्स आर परमिटेड टू पे अ रीजनेबल अमाउंट टुवर्ड्स अर्नेस्ट डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस इज कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड डज नॉट फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव एरिया, मतलब CS का एक्सक्लूसिव एरिया नहीं है, तो नॉन एक्सक्लूसिव के लिए उसको एक तरह से रीजनेबल अमाउंट में लिखा है, रीजनेबल अमाउंट डिपॉजिट करनी है, उसको करने तो कर सकता है। Therefore, Mr. Element can respond to tenders as well as deposit this money and shall not have committed any professional misconduct. Therefore, no professional misconduct, no guilty. आगे चलते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ CA young his friend CA old introduced to CA young his, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, CA young, सॉरी हाँ CA young है और CA उसका फ्रेंड है कौन सा, CA old, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू CA young his friend and client Mr. Rich, ठीक है, and the owner of an export house whose accounts has been audited by CA old
फॉर मोर देन 15 ईयर्स. आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर रिच अप्रोच सीए यंग. अच्छा मतलब ओल्ड काम करता था पहले रिच का, अब रिच ने अप्रोच किया यंग को एंड ऑफर्ड अ सर्टिफिकेशन वर्क. ठीक है. एंड विच इज टू हैड बीन डन बाय, मतलब पहले सीए ओल्ड करता था, अब सीए न्यू यंग करेगा. ठीक है. सीए यंग अंडरटुक द वर्क ऑफ फॉर अ फी विच वाज नॉट लेस देन फी चार्ज. मतलब एक तरह से उसने कोई फीस ऐसा कम चार्ज नहीं की, उतनी चार्ज की, कोई गलत नहीं किया. बट गलत यहाँ पे उसने क्या किया है कि ऋषि ने इसमें क्लॉज 6 में लिखा है कि अगर आपको कोई अपने अपने सीए से काम लिया है, किसी फ्रेंड से अपना काम मतलब काम मांगा, तो उसने अपना क्लाइंट आपको अपना दे दिया. तो ऐसा करना चाहिए आपको कि अगर अगली बार आप क्लाइंट फिर से आता है आपके पास, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई तो नहीं, उस सीए के पास ही वापस जा. अगर वो सीए कहता है कि हाँ उस मतलब मेरे जो दोस्त को मैंने रेफ़र किया तो उसके पास से काम करवा लो, तो ही जाना उसके पास, तो क्लाइंट आपके पास आ सकता है. नहीं तो आप गिल्टी हो जाओगे अगर आपने क्लाइंट को वापस ना भेजा अपने पुराने सीए के पास, मतलब जिससे आपने उस क्लाइंट को लिया था उसके पास ही वापस भेजना है. तो इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया है काम. जो ना उसने सॉरी हाँ उसने वर्क अंडरटेक कर लिया ना, हेल्ड गिल्टी बिकॉज उसने पुराने किसी के पास भेजना चाहिए था. एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क बाय अ मेंबर एंड मेनेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर. मेरा गला सूखने लगा है, 1 मिनट पॉज. As per clause 6 part 1 for schedule to the CA Act 1949, CAIB GOPM if it solicits clients of professional work either directly or indirectly by circular advertisement, personal communication और interview. इसको याद भी कर सकते हैं, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू. CAPI कैपी. हाँ याद आया, मैंने शायद किया था ऐसे, याद भूल गया पर. कैपी. If he solicits clients of professional work either directly or indirectly by circular advertisement, communication और interview. ठीक है. As per council guidelines for advertisement for the members in practice, acceptance of original professional work emanating from a client introduced by the member is not permitted. स्पेशली लिखा है ना, इज नॉट परमिटेड. ठीक है. इन द प्रेजेंट केस सी ओल्ड इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड यंग टू, ये क्वेश्चन की बात कही थी उन्होंने. ही इज देयरफॉर ही इज हेल्ड गिल्टी. ठीक है. आगे चलते हैं. लास्ट सेकंड लास्ट कमेंट विद रेफरेंस टू सीए एक्ट 1949. ठीक है. इसको क्यूपैक एसोसिएट्स फर्म ऑफ सीए रिस्पॉन्डेड टू टेंडर इशूड एक्सक्लूसिवली फॉर सीए. बाई गलती कर दी, नहीं करना था. इन द एरिया ऑफ टैक्स ऑडिट, हाउएवर नो मिनिमम फीस दी नहीं है, बस गिल्टी हो गया आंसर इसका. Shall be GOPM as responding to tenders in exclusive area in which minimum fees is not prescribed amounts to solicitation of work. ये मैंने इस पैरे को शायद लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. क्लॉज 6 पार्ट 1 फॉर शेड्यूल CA 1949. CA 1949 लेज ऑन गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स. ठीक है. लेज ऑन गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखना जरूरी है. एज पर गाइडलाइन इशूड बाय काउंसिल ऑफ द ICA, मेंबर इन प्रैक्टिस शैल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर इशूड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूजर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इन एरियाज ऑफ सर्विसेज विच आर एक्सक्लूसिव रिजर्व्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सच एज ऑडिट एंड टैक्सेशन सर्विसेज. ठीक है. हाउएवर लिखा है ना यहाँ पे, ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है. हाउएवर सच रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द मिनिमम फीस ऑफ द असाइनमेंट इज प्रेस्क्राइब्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और वेयर द एरियाज आर ओपन टू अदर प्रोफेशनल्स अलोंग विद CS. ठीक है. इन द गिवन केस क्यूपैक एसोसिएट्स रिस्पॉन्डेड टू टेंडर ऑफ टैक्स ऑडिट विच इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवन दो नो मिनिमम फीस वाज प्रेस्क्राइब्ड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो गिल्टी हो गया यहाँ पे. आगे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन कमेंट विद रेफरेंस टू CA 1949 शेड्यूल देयर टू अ स्पेशल नोटिस हैज बीन इशूड फॉर अ रेजोल्यूशन एट थर्ड AGM ऑफ LED प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट CA शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड. ठीक है. कंसिक्वेंटली CA नो सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. इन डिटेल रिप्रेजेंटेशन CA नो इंक्लूडेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम इन स्ट्रेंथनिंग द कंट्रोल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन विद द कंपनी. इसमें जो लग रहा है गिल्टी हो जाएगा बिकॉज उसने अपने अटेनमेंट को बता दिया कि ये इतना अच्छा काम कर दिया उसने. सिंपल बोलना चाहिए था उसको. एंड ऑल्सो इंडिकेटेड विलिंगनेस टू पॉइंट. ठीक है. गिल्टी हो जाएगा ना यहाँ पे. हाँ विल बी हेड गिल्टी बिकॉज उसने ज़्यादा वो बोल दिया ना, इतना बक नहीं करनी थी. सिंपल बोलना था कि हाँ जैसे ऊपर हमने ऊपर पढ़ा था ना रिप्रेजेंटेशन वाला, कौन सा क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन हाँ इसमें था ना, उसने कुछ नहीं किया. इन द रिप्रेजेंटेशन स्मार्ट इनकॉर्पोरेटेड इंडिपेंडेंट वर्किंग बोला कि मैंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, प्लस ऑल्सो इंडिकेटेड विलिंगनेस, ये करना था बस. ये बताना कि इंडिपेंडेंटली वर्क किया और विलिंगनेस थी मेरी काम करने की, मुझे अपॉइंट करते तो मैं कर लूँगा काम. ठीक है. बट इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको इसके साथ लिंक करते हैं. इसमें गड़बड़ क्या की इन्होंने क्वेश्चन 15 में. उसने बता दिया कि भाई मैंने प्रोसीजर उनको सही किया था, ये किया था, वो किया था. ये सब नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है. ठीक है. एज पर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू CA 1949 CIP deemed to be guilty of rational misconduct if it solicits clients of professional work either directly or indirectly by circular advertising, personal communication or interview or by any other means. ठीक है. CA सेक्शन 144(3) ऑफ कंपनी एक्ट 2013 provides the right to the retiring auditor to make a representation in writing to the company. ठीक है. In the retiring auditor has the right for representation to be circulated among the members but and to be read out loud at the meeting, बिल्कुल उसका हक है. बट यहाँ पे आई दिक्कत. द कंटेंट ऑफ लेटर शुड बी सेट आउट इन डिग्निफाइड मैनर हाउ ही हैज़ बीन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. ये सब लिखना है तुम्हें बस, उससे ज़्यादा नहीं लिखना. थ्रू हिज
terms of office and willingness to continue as auditor if appointed by shareholders. The proposition of the auditor is to highlight contributions. जो उसने कंट्रीब्यूशन हाईलाइट किया है ना, ये गलत कर दिया भाई, ये नहीं कर सकते तुम. By him strengthening the control procedure in the representation should not be included in such a representation because the representation letter should not be prepared in a manner so as to seek unsolicited publicity. ठीक है. Thus highlighting contribution made by him in strengthening the control procedure while submitting representation would amount to soliciting. Therefore he will be held guilty for professional misconduct under clause 6 part 1 first schedule to the C Act 1949. इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, इन्होंने थोड़ा लेंथी लिखता है ना, ऐसे मैं देयर बोलता हूँ ना फटाफट, साथ में फटाफट दोस्त देयर कंक्लूजन वगैरह लिखने की मेरे हिसाब से टाइम भी नहीं होगा एग्जाम में, बट ठीक है टाइम है तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा टाइम तो लिख देंगे बिल्कुल. तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन का कवर. तो कल से हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन या नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देख लेंगे टाइम के हिसाब से. थैंक यू. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. कमेंट करके बताइए आपको कुछ और चेंज चाहिए या किस टॉपिक की वीडियो चाहिए. बाय बाय.